गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग इस बोर्ड पे कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं आज क्योंकि आज आपके कई सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो वो आज जल्दी में बताना है थोड़ा। और फिर आज इसी के साथ आपका न्यूरो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपका आज जो डिजीज़ कवर करेंगे वो हम लोग 3 डिजीज़ कवर करेंगे: बेल्स पाल्सी, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट और एक पार्किंसन। 3 चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा। टॉपिक आपको सारे मिलेंगे, कोई भी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी आपको। नॉलेज इसमें भरपूर मिलेगी, नोट्स आपको इसमें अटैच्ड हो जाएंगे सारे के सारे। तो इसमें प्रॉब्लम और थोड़ी इमेजेस भी दिखानी है, तो आप इसके साथ बने रहिएगा। इसीलिए आज इस बोर्ड का यूज़ किया गया है। कल वापस हम लोग अपने रियल बोर्ड पे चलेंगे। और हम लोग क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। एक तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेल्स पाल्सी। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज स्ट्रोक, जिसको हम लोग सीवीए यानी कि सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पार्किंसंस। ये 3 डिसऑर्डर्स आज हम लोग मेन पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ आपकी क्या होगी, आज न्यूरो कंप्लीट हो जाएगा। पूरा न्यूरोलॉजी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग फार्मा कंटिन्यू करेंगे अपनी, और इसके क्वेश्चंस जल्द आपके सामने लेके जाएंगे या फिर पैरेलल इसके क्वेश्चंस लेके चलते रहेंगे। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और क्लास को आखिरी तक देखिएगा। इसमें आपको नॉलेज पूरी की पूरी मिलेगी। तो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले बेल्स पाल्सी की। बेल पाल्सी क्या होता है, या फिर फेशियल पाल्सी क्या होता है। बेल्स पाल्सी को ही हम लोग फेशियल पाल्सी भी बोलते हैं। इसी को हम लोग 7th क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज 7th क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर। अब जान लीजिए बेल्स मतलब क्या होता है, फेशियल में अंतर क्या है इन दोनों में। तो इसका मतलब होता है कि पैरालिसिस हो जाना। पाल्सी मतलब होता है पैरालिसिस। पाल्सी मतलब क्या होता है आपका, पैरालिसिस होता है। बेल्स मतलब होता है आपका यूनिलेटरल, और फेशियल मतलब होता है बायलेटरल, यानी कि दोनों तरफ डैमेज होना। यहाँ पे यूनिलेटरल डैमेज होता है बेल्स पाल्सी में, और यहाँ पे आपका दोनों तरफ डैमेज होता है बायलेटरल, लेफ्ट भी और राइट भी। तो ये आपका बेल्स पाल्सी का पूरा हो गया इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो मोस्ट कॉमन पाल्सी है वो कौन सी होती है, ये जो यूनिलेटरल है वही क्या है आपकी मोस्ट कॉमन है, यही सबसे ज़्यादा होती है। ये किसका डिसऑर्डर है, 7th क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है। क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है। 7th क्रेनियल नर्व हमारी आपको पता है कौन सी होती है, फेशियल नर्व होती है। कौन सी होती है, फेशियल नर्व होती है। तो ये इसी का क्या है, डिसऑर्डर है। अब ये कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है जब हमारे जो 7th क्रेनियल नर्व है उसमें क्या होता है, मोटर फंक्शंस में डिस्टरबेंस आती है। क्या होता है, मोटर फंक्शंस में क्या होता है, फंक्शंस में डिस्टरबेंस आती है, तब ये होता है 7th क्रेनियल नर्व की मोटर फंक्शन में डिस्टरबेंस आती है। और सीवियर केस में सेंसरी में भी हो सकता है, सीवियर केस में सेंसरी भी अफेक्टेड हो सकती है। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया या डेफिनेशन हो गया आपका किसका, बेल्स पाल्सी का। अब कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके, तो कॉजेस हो सकता है आपका जैसे आपको कभी चोट लगी हो, ट्रामा, ट्यूमर हुआ हो, या फिर आपके स्टेप बोन का क्या हो गया हो, रिमूवल हो गया हो, रिमूवल ऑफ स्टेप बोन। और या फिर ये कोई वायरल कॉज भी हो सकता है। और जो मोस्ट कॉमन वायरल कॉज है वो कौन सा है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। तो ये क्या हो गए आपके
कॉजेज हो गए। अब जान लेते हैं साइन और सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो जो अफेक्टेड साइड होती है वहीं पे इसके साइन और सिम्टम्स आते हैं। क्लियर? या अगर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ साइन और सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें कहाँ आते हैं? इन अफेक्टेड साइड। इसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स होंगे आपके? पहला तो आपको होगा पैरालिसिस, दूसरा होगा अनेबल टू राइज आईब्रो, यानी कि आईब्रो नहीं उठा पाएंगे आप अपनी, या फिर कोई किस भी नहीं कर सकता है किसी को, और अनेबल टू क्लोज आई कंप्लीटली, कोई भी अपने आई को पूरी कंप्लीट नहीं कर सकता है। और सीवियर केस में क्या होता है? सीवियर केस में क्या होता है? यूनिलेटरल टेस्ट लॉस भी हो जाता है। क्या होता है आपका? यूनिलेटरल टेस्ट लॉस हो जाता है। ये आपका क्या है? साइन और सिम्टम्स हैं। इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डायग्नोसिस की। तो जो इसकी डायग्नोसिस हैं वो बहुत ही सिंपल है। आप देख के पता लगा सकते हैं, या फिर इसका आप जो है CT MRI भी कर सकते हैं इसकी, और बाकी आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, इसकी ट्रीटमेंट की बात। तो इसमें आपको एंटीवायरल चलानी है, क्योंकि अगर वायरस की वजह से होगा, और आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलानी है। ये दो चीज़ें आपको चलानी है, बाकी इसका कोई खास ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नर्सिंग रोल की। ये इसमें थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको नर्सिंग रोल ज़्यादा पूछा जाता है इसमें कि नर्सिंग रोल क्या है, इसीलिए इसको मैं लिखवा रही हूँ। तो इसका जो नर्सिंग रोल है, तो आपको कोरोनियल अल्सर और ड्राइनेस बचाने के लिए, आँखों का अल्सर और ड्राइनेस बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आई को कवर करना पड़ेगा। टू प्रिवेंट कॉर्नियल अल्सर एंड ड्राइनेस, कवर द आई। आई को कवर करना है, ये पहला हो गया। दूसरा आपको क्या करना है? एडवाइस करना है कि जो फूड है उसको अनअफेक्टेड साइड से खाएं। एडवाइस टू च्यू फूड फ्रॉम अनअफेक्टेड साइड। दूसरा आपको एडवाइस करना है किसके लिए? फेशियल एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करना है। ये आपको देखना है इसमें। तो ये आपका बेल्स पाल्सी है। आप एक किसकी इमेज से भी देख लीजिए, इमेज लेके आई थी मैं। मेन रीज़न यही था इसको यहाँ पढ़ाने का। ये जैसे यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो फेशियल नर्व है, यहाँ पे क्या हुआ? फेशियल नर्व है, यहाँ पे आपके पैरालिसिस हो गया। तो ये आपका क्या है? फेशियल पाल्सी है। अब इसमें आईलेट को कम्प्लीटली क्लोज नहीं कर सकता। ड्रूलिंग ऑफ माउथ, हाँ एक आप सिम्टम इसमें ऐड कर लीजिएगा, ड्रूलिंग ऑफ माउथ। सिम्टम एक ऐड कर लीजिएगा इसमें, ड्रूलिंग, यानी कि सलाइवा का गिरना बार बार। ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? आपकी बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी कंप्लीट होती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे स्ट्रोक के बारे में। तो लिख लेते हैं स्ट्रोक के बारे में। जिसको हम लोग सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन्स का डिसऑर्डर है।
इट इज़ अ disorder of blood vessels of brain। क्लियर। जो इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो डेथ का जो होता है वो CAD होता है। ये क्या है आपका सेकेंड मोस्ट कॉमन है, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इंडिया में। वो आपका क्या है CVD है, यानी कि सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट, CVR। ये आपका मोस्ट कॉमन कॉज है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रोक भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इसके टाइप्स की। तो ये क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं आपके स्ट्रोक। क्या होते हैं आपके दो तरह के होते हैं। ये जो स्ट्रोक है आपका, एक सेकेंड बोर्ड में दिक्कत है। स्ट्रोक आपका दो तरह का है। एक होता है आपका इस्चेमिक, जो कि 80 से 85% होता है, और एक होता है आपका हेमोरेजिक। ये आपका 15 से 20% रिस्पॉन्सिबल होता है। ये दो आपके होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस्चेमिक की सबसे पहले। तो इस्चेमिक क्या होता है, इसको हम लोग ब्रेन अटैक या फिर एम्बोलिक स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल्सो नोन एज ब्रेन अटैक या फिर एम्बोलिक स्ट्रोक। ये चीज़ें भी हम इनको बोलेंगे, दो चीज़ें। अब जो आपका जो ये इस्चेमिक स्ट्रोक है, ये क्या होता है, जैसे MI के पहले आपका क्या आता है एंजाइना आता है, वैसे ही ये होता है आपका। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रिवर्सिबल सिम्टम्स होते हैं। जो आपका ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक है उसमें कुछ रिवर्सिबल सिम्टम्स होते हैं जो आपके स्ट्रोक के पहले आते हैं, जो आपका मेन स्ट्रोक पड़ता है उसके पहले आते हैं। वो क्या होते हैं तो लिख लीजिएगा। क्या होता है, जैसे ब्लड वेसल सबसे पहले क्या होती है, नैरो होती है। जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होंगी आपकी, नैरो होंगी। वैसे आज आप साथ साथ लिख भी सकते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें लिखवा भी रहे हैं और आज थोड़ी राइटिंग भी इसमें सही आ रही है। तो ब्लड वेसल्स पहले क्या होंगे, नैरो होंगे। फिर क्या होगी, ब्लड सप्लाई आपकी डिक्रीज होगी। फिर उसके बाद आपको क्या होगा, इस्चीमिया आकर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको इन्फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन अटैक। क्लियर। तो ये आपका क्या है, इस्चेमिक ब्रेन अटैक का फॉर्म है। अब अगर मान लीजिए 10 मिनट तक लगातार अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंची है, O2 टू ब्रेन, तो क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इरिवर्सिबल स्ट्रोक में, यानी कि ये वापस सही नहीं हो सकता है। क्लियर। तो ये बात हो गई आपकी स्ट्रोक की। अब इसकी ईटियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि इस्चेमिक स्ट्रोक के क्या होते हैं, कॉज फैक्टर कौन से होते हैं, कॉजेस क्या क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहला कॉज होता है आपका थ्रोम्बस होता है। दूसरा कॉज होता है आपका एम्बोलिज्म। अब थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म दोनों ही क्लॉट होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये आपका फिक्स होता है एक जगह पे, और ये क्या होता है, मूवेबल होता है। यानी कि ये मूव कर जाता है इधर से उधर, लेकिन ये आपका क्या रहता है, फिक्स हो जाता है एक जगह पे। तो ये क्या है आपका, दो सिम्टम्स हैं। तीसरा क्या है आपका, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, यानी कि आर्टरीज में आपका फैट डिपॉजिट हो जाना। और क्या है आपके कॉज, डीप वेन थ्रोम्बोसिस,
ये इसका कॉज है। या फिर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, यानी कि प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ जाना, एग्रेशन हो जाना। एक है आपका स्मोकिंग और अल्कोहल, और है आपका हाई फैटी डाइट, ये भी इसका क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, कॉज हो गए इस्चेमिक के। अब हम लोग बात करेंगे आपके हेमरेजिक के, कि हेमरेजिक कौन कौन से होता है, कैसा होता है हेमरेजिक, जो कि 15% हम लोगों ने पढ़ा था। तो हेमरेजिक कैसा होता है, तो हेमरेजिक है आपका, जो हेमरेजिक है वो आपका ब्लड वेसल्स के रप्चर की वजह से हो जाता है। आपके क्या होता है, इट हैपेंस ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के रप्चर की वजह से होता है। इसका एक स्पेशल सिम्टम होता है, और वो स्पेशल सिम्टम बहुत ही कॉमन है, हेडेक। हेमरेजिक स्ट्रोक में आपको हेडेक एक स्पेशल सिम्टम के तौर पे देखने को मिलेगा। क्लियर, ये हो गया आपका हेमरेजिक। अब बात कर लेते हैं एनेरिज्म की। इसमें एनेरिज्म जो होता है इसका मोस्ट कॉमन टाइप होता है। एन्यूरिज्म जो होता है इसका वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, एंटीरियर कम्युनिकेबल आर्टरी होती है इन्वॉल्व। एंटीरियर कम्युनिकेबल आर्टरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब चाहे वो इस्चेमिक स्ट्रोक हो और चाहे आपका वो क्या कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक हो, अब इनमें कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं। वो हम लोग बात करेंगे क्या क्या होता है। तो इसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपका राइट सीवीए होगा, एक होगा आपका लेफ्ट सीवीए। लेफ्ट साइड स्ट्रोक पड़ेगा तब क्या होगा, राइट साइड स्ट्रोक पड़ेगा तब क्या होगा। तो ये दोनों ही हम लोग बात करेंगे क्या होती हैं। तो देखिए, अगर आपका राइट साइड स्ट्रोक पड़ेगा तो हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा था कि राइट साइड लेफ्ट को कंट्रोल करता है। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड आपका पैरालिसिस हो जाएगा, यानी कि प्लेशिया हो जाएगा, और वीकनेस होगी, आईक्यू, थिंकिंग सब इफेक्ट होंगी इसमें। ये राइट साइड की बात है। पेशेंट अनअवेयर होगा किसके बारे में, अनअवेयर होगा अबाउट डिसऑर्डर, उसको पता ही नहीं होगा कि उसे वो डिसऑर्डर है। कोई डिप्रेशन कोई एंजाइटी नहीं होगी, नो डिप्रेशन। जब उसको पता ही नहीं होगा कि उसको ये डिसऑर्डर है तो उसे किस चीज़ का एंजाइटी, किस चीज़ का डिप्रेशन। ना कोई डिप्रेशन है ना कोई एंजाइटी है इसमें। क्लियर, ये हो गया। और आपका जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, उसमें क्या होगा, राइट साइड के फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, राइट साइड वीकनेस होगी, पैरालिसिस होगा, स्पीच और मेमोरी इफेक्ट होगी इसमें। और क्या होगा, पेशेंट अवेयर होगा डिसऑर्डर के बारे में, अवेयर अबाउट डिसऑर्डर। और एंजाइटी उसको क्योंकि उसे पता है कि उसे ये प्रॉब्लम है और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, तो उसे एंजाइटी भी होगी और डिप्रेशन भी होगा प्रेजेंट। ठीक है, इसमें नहीं होगा। तो ये हमारे साइन और सिम्टम्स हो गए लेफ्ट और राइट सीवीए के। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके डायग्नोसिस की। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो आपका बहुत ही सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ
एक ही चीज़ इसका कंफर्म कर सकती है, सीटी और एमआरआई। बाकी आप हिस्ट्री कलेक्शन और फिज़िकल एग्जामिनेशन तो करोगे ही करोगे, ये सब में होना है। पर ये क्या है, इसका कंफर्मेटरी है। क्लियर, ये हम लोग को देखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कैसे होगा, तो इस्चीमिया के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले O2 सप्लाई होनी चाहिए, पाउलर पोजीशन देनी है, और क्या करना है, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट भी देना है, एंटीकोगुलेंट्स देने हैं ताकि खून को पतला कर सके। ये सारी चीज़ें हम लोग को इनमें देनी है। और आपको जो इसमें एक सर्जरी होती है वो परफॉर्म करनी है। वो क्या सर्जरी का नाम है आपका, एंड आर्ट्रेक्टोमी विद स्टैंड। आपको ये सर्जरी परफॉर्म करनी है। इसमें क्या होता है, जो प्लेग होते हैं यानी कि क्लॉट होते हैं, वो क्या होते हैं, रिमूव किए जाते हैं। किसके थ्रू, बाय मैश स्टैंड किया जाता है। अब अगर हेमरेजिक स्ट्रोक का मैनेजमेंट के बारे में बात कर ले, तो हेमरेजिक स्ट्रोक के जो मैनेजमेंट है उसमें भी O2 सप्लाई होगी, हेड एलिवेट किया जाएगा, और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होगा, IV वगैरह दिया जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, और BP मॉनिटर करना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके मैनेजमेंट की बात हो गई है। अब हम लोगों ने जो है ये दोनों चीज़ें पढ़ ली है कि आपका क्या होता है इस्चेमिक स्ट्रोक और क्या होता है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक का हम लोगों ने जो सर्जरी थी वो पढ़ लिया था। इसकी भी एक बार सर्जरी एक देख लीजिएगा। इसकी भी एक सर्जरी होती है, सर्जरी हेमरेजिक स्ट्रोक की, जिसका नाम है क्रेनियोटॉमी विद लाइगेशन ऑफ आर्टरी। इसमें क्या हम लोग करेंगे, क्रेनियोटॉमी विद लाइगेशन ऑफ आर्टरी। इसमें क्या करना है हम लोग को, जो आपका जो सुप्राटेंटोरियल नर्व है उसका क्या करना है, लाइगेशन करना है। और अगर सुप्राटेंटोरियल पोजीशन है तो आपको सेमी फाउलर पोजीशन देनी है, और अगर इंफ्राटेंटोरियल पोजीशन है तो आपको फाउलर पोजीशन देनी है। अब बात कर लेते हैं इसके नर्सिंग रोल की, बात कर लेते हैं कि क्या क्या नर्सिंग रोल रखना है इसमें हम लोग को। तो नर्सिंग रोल में खास ध्यान रखना है, सपोर्ट रखना है अफेक्टेड साइट पे। क्या करना है, सपोर्ट रखना है ऑन अफेक्टेड साइट पे, क्या करना है, सपोर्ट रखना है। क्लियर। और क्या करना है, बेड सोर को प्रिवेंट करना है, बेड सोर को प्रिवेंट करना है। और क्या करना है आपको, बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए जो जो मेजर्स हैं वो आप लोग जानते हैं। हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, मेंटेन किसको करना है, मेंटेन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन को मेंटेन करना है प्रॉपर। O2 को मेंटेन करना है, और विजुअल फील्ड ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, विजुअल फील्ड पे रखना है। ये इसका क्या होगा, नर्सिंग रोल हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं कि दोनों डिसऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें कुछ भी चीज़ बाकी नहीं है, आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग पार्किंसंस के बारे में। पार्किंसंस डिजीज़, तो पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है आपका, पार्किंसंस डिजीज़ जो होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज़ अ इट इज़ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव
डीजनरेटिव डिसऑर्डर। और ये क्या है आपका, ये सेकेंड मोस्ट है, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है डीजनरेटिव डिसऑर्डर। तो फर्स्ट मोस्ट कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन है आपका एल्जाइमर। और एल्जाइमर किस लिए होता है, आपका एसिटाइल कोलिन की कमी की वजह से क्या होता है, एल्जाइमर होता है। तो ये जो डिसऑर्डर है, ये आपका किसका डिसऑर्डर है, बेसल गैंग्लिया का डिसऑर्डर है। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ बेसल गैंग्लिया। हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ लिया था क्या होता है, बेसल गैंग्लिया का डिसऑर्डर है। अब क्या होता है, जब डैमेज होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा में, डैमेज होता है कहाँ पे, सबस्टेंशिया नाइग्रा में, तो क्या होता है, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामिन का लेवल बढ़ता है, इसमें क्या होता है, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। तो जो आपका एसिटाइल कोलिन है उसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपका कुछ बातें हो गई अल्जाइमर के बारे में। एक इमेज देख लीजिएगा अल्जाइमर से रिलेटेड, सॉरी पार्किंसन से रिलेटेड। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, पार्किंसंस के ये कुछ सिम्टम्स हैं। कॉज देख लीजिएगा, कॉज क्या होते हैं पहले, फिर आपको सिम्टम्स के बारे में बता देते हैं। कॉजेस जो हैं इसके, पहले तो सबसे बड़ा कॉज है आपका एज। कॉजेस तो अननोन है, रिस्क फैक्टर आपका है, एज है। दूसरा हो गया ट्रामा, या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ करना एंटीसाइकोटिक ड्रग का, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीसाइकोटिक, और गैसेस पॉइजनिंग होना, ये इसके कॉजेस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं साइन और सिम्टम्स की। तो इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपका होगा पिल रोमिंग। सबसे मेन जो आपका मोस्ट अर्ली सिम्टम है वो है आपका कौन सा, पिल रोलिंग ट्रिमर्स। ये है कि आपका मोस्ट अर्ली है, सबसे पहले यही आता है आपका। दूसरा है आपका कॉगव्हील रेजिडिटी, यानी कि रथ के पहिए जैसा होना, कॉगव्हील रिजिडिटी। तीसरा है आपका डिस्काइनेसिया, मूवमेंट में डिस्टरबेंस होना, डिस्काइनेसिया। तीसरा है आप, चौथा है आपका सफलिंग गेट, यानी कि स्लो और स्मॉल स्टेप रखना, छोटे छोटे और धीमे कदम रखना। क्लियर। और आपका ड्रूलिंग है, सलाइवा का ड्रूलिंग होना, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। अब इसमें बात कर लेते हैं, ये आपका स्टूपर पोस्चर बनेगा, ये आपका पीछे कमर में क्या होगी, रिजिडिटी पैदा होगी। लेग में ट्रिमर्स होंगे, हैंड में भी ट्रिमर्स होते हैं जिसको पिल रोमिंग ट्रिमर्स बोलते हैं। जो नी है वो थोड़ी सी फ्लेक्स रहेगी और हिप भी आपका फ्लेक्स रहेगा। और ये सफलिंग गेट है, जो कि ये क्या होता है, इसमें छोटे और स्लो कदम रखे जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सफलिंग
गेट बोलते हैं। एक जो फीचर है इसका खास, वो है आपको कौन सा, मास्क लाइक फेस, यानी कि जो पेशेंट का फेस के वो कैसा फेस है वो कैसा होगा, मास्क लाइक होगा। क्लियर। और आपका इसमें क्या हो सकता है, फ्लेक्स्ड एल्बो हो सकती है, और जो आर्म के जो स्विंग है वो स्लो होंगे। जैसे नॉर्मल इंसान चलता है तो तेज़ तेज़ हाथ चला के चलता है, लेकिन जो आप जिसका पार्किंसन है जिसको, वो आपका तेज़ तेज़ हाथ चला के नहीं चल सकता है। तो ये बात हो गई इसके साइन और सिम्टम्स की। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस जो इसकी है वो क्या है आपका, हिस्ट्री कलेक्शन सब में करना है आपको। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन, ये चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको लिख रहे हैं। तीसरा है आपका सीटी स्कैन, एमआरआई, ये भी ज़रूरी है करना। और चौथा जो मेन है वो क्या है, डोपामिन चैलेंजिंग टेस्ट, ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, डोपामिन चैलेंजिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, अगर सिम्टम्स, अगर डोपामिन दिया और अगर सिम्टम्स कम हो गए तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट पॉजिटिव है और पार्किंसंस प्रेजेंट है। ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले इसका आपको क्या करना है, इसमें आपको एंटी पार्किंसंस ड्रग देनी है। तो ये कौन सी हो गई, आपको लीवोडोपा देनी है इसमें आपको। और लीवोडोपा के साथ कभी सिंगल नहीं देते हैं इसको, हमेशा कार्बिडोपा के साथ देते हैं। ठीक है। इसको साथ में इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर सिर्फ लीवोडोपा दिया तो वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि जो कार्बिडोपा है वो आपका एक एंजाइम है, बॉडी में प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलेज, उसको डिस्ट्रॉय करता है। और अगर आपने कार्बिडोपा नहीं दिया तो जो कार्बिडोपा एंजाइम है, कार्बी कार्बोक्सिलेज, डोपामिन कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, ये क्या करता है, लीवोडोपा को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए साथ में क्या दिया जाता है, कार्बी डोपा ऐड करके दिया जाता है। यही दोनों को साथ में देने का रीज़न है। दूसरा आप क्या दे सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक में आपकी क्या आएगी, एट्रोपिन आ जाएगी, ताकि ACH का लेवल क्या हो सके, कम हो सके। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं रोल ऑफ नर्स की। नर्स का क्या रोल होगा इसमें। तो सबसे पहले जो इसमें क्या होता है, कार्बिडोपा और लीवोडोपा के साथ हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना होता है खास, कि विटामिन जो B6 है वो आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। ये आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा कि इसके साथ आपको विटामिन B6 की कोई चीज़ नहीं देनी है, क्योंकि ये क्या करेगी, ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देगी। क्लियर, ये नहीं देना है आपको। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, अगर पेशेंट नोजिया वॉमिटिंग का कंप्लेन कर रहा है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उसको एडवाइस क्या करना है कि ये मेडिसिन हमेशा फूड के साथ ले, टेक विथ फूड। हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट को इनकरेज करना है। इनकरेज करना है। और हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो मेन है, आपको पेशेंट को सपोर्ट रखना है ड्यूरिंग वॉक। जब भी वॉक करेगा तो उसमें आपको क्या देना है, सपोर्ट देना है। तो ये आपकी पूरी बात हो गई आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। न्यूरोलॉजी आपकी आज से कंप्लीट हो चुकी है।
इसके सारे डिसऑर्डर्स, इसकी एनाटॉमी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और आज इसको यहाँ पे इसलिए करा दिया था क्योंकि कल स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाया था तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, लेकिन वो कल पहला दिन था उसमें, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था। तो इसके कुछ ही टॉपिक्स बाकी थे, तो मैंने सोचा कि आज की क्लास में ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसीलिए इसको आज इसमें लिया है। कल हम लोग नया सब्जेक्ट अपना फार्मा उसी से कंटिन्यू करेंगे और उसी में अपना पढ़ेंगे। और आगे जितने भी सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ाऊँगी आपको, वो आपके यहाँ बोर्ड पे ही होंगे सारे के सारे। तो इसीलिए आज जो है ये इसमें पढ़ाया गया था। और कल कुछ थोड़ा अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम हो गई थी उसमें, इसीलिए आज इसमें बनाए हैं। कल से आपका बोर्ड पे ही कंटिन्यू रहेगा टॉपिक। तो आज इस बोर्ड पे हम लोगों ने पढ़ा है। इस बोर्ड पे हम लोग कभी ना कभी क्वेश्चंस वगैरह करते रहेंगे, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इस बोर्ड पे भी पढ़ेंगे, और उस बोर्ड पे हम लोग आपसे डेली क्लास करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग क्लास के साथ साथ बने रहिएगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो न्यूरोलॉजी में, तो आप शुरू से लेके आखिरी तक क्लास ज़रूर देखिएगा। आपको इसमें कुछ ना कुछ आपको बेनिफिशियल ज़रूर होगा। नोट्स आपके इसमें नीचे अटैच्ड रहते हैं डिस्क्रिप्शन में, जो मोर का ऑप्शन आता है उसमें अटैच्ड रहते हैं। आप टेलीग्राम लिंक से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और बाकी हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल के साथ साथ बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। और इसकी जो जितनी भी पहले ये 15th वीडियो है, 1 से लेके 15 तक जितने भी नर्वस सिस्टम के आपके टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हैं। 1 से लेके 15 तक आपके जो भी नर्वस सिस्टम है वो इसमें कवर है। तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग बाद में ज़रूर करेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा आराम से, अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा अपने खुद के। और आपको हेल्प चाहिए हो तो नीचे टेलीग्राम में लिंक गिवन है। और इसको आराम से देखिएगा, बढ़ा बढ़ा के मत देखिएगा, क्योंकि आप बढ़ा बढ़ा के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक से, क्योंकि राइटिंग का थोड़ा इशू रहता है इसमें। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को इत्मीनान से आराम से देखिएगा, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और इसको पढ़ने के बाद नर्वस सिस्टम आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये भी मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ आप लोग 1 से लेके 15 तक सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।